सर्वनाशकारी बारिश आने वाली थी, लेकिन मुझे सामान जमा करने की बात पर मेरे माँ बाप ने तहखाने में बंद करके आत्मचिंतन करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद लगातार 2 महीने तक हुई भयानक बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। मैं तहखाने में जिंदा डूबकर मर गया, जबकि मेरे माँ बाप, छोटे भाई और उस कुत्ते को लेकर पुराने घर भाग गए और बच निकले। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मैं पूरे सामान से लदा हुआ नए बड़े विला के दरवाजे पर खड़ा हूँ। सच में भगवान ने मेरी सुन ली। उन्होंने मुझे सर्वनाश आने से पहले ही वापस भेज दिया। पापा, मम्मी, भैया तो मेरे कुत्ते डॉजी से भी गया बीता है। मैं नहीं चाहता कि भैया यहाँ रहे। अरे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। किसने कहा कि उसे यहाँ रहने देंगे? यहाँ तुम्हारे भाई का कोई कमरा नहीं है। तुम पुराने घर में जाकर रहो। 30वीं मंजिल की हवा अच्छी है, तुम्हारी सेहत के लिए भी बेहतर होगी। माँ बाप ने बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह मुझे पुराने घर भेजने की कोशिश की। पिछली बार मैं टूट गया था और शर्म छोड़कर यहीं रहने की जिद करने लगा था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे विला के तहखाने में बंद कर दिया और वहीं मेरी दर्दनाक मौत हो गई। मरने के बाद मेरी आत्मा पुराने घर पहुंची। तब पता चला कि माँ बाप छोटे भाई को लेकर पुराने घर भाग गए थे और इस तरह बच निकले। पापा, मम्मी, बहुत अच्छा हुआ। अब वह आंखों में चुभने वाला बड़ा भाई नहीं रहेगा। अब आप दोनों सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। चिंता मत करो यांग, वह रहे या न रहे, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। इस बार पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ। मैं ढेर सारा खाना और जरूरी सामान जमा करूंगा और तुम सबको बर्बाद होते हुए देखूंगा। ठीक है, मैं अभी पुराने घर चला जाता हूँ। माँ, पापा, छोटे भाई और प्यारे कुत्ते, आप सब नए विला में खुशी खुशी रहिए और सुख से जीवन बिताइए। माँ बाप और छोटा भाई बिना एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश किए मुड़कर चले गए। सच में गुस्सा आता है। इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि हमें इस गर्मी में बाहर खड़ा रहना पड़ रहा है। मैंने जेब में रखी पुराने घर की चाबी को कसकर पकड़ लिया। सब लोग जल्दी में सिर्फ छोटे भाई और कुत्ते को साथ ले गए, लेकिन पुराने घर की चाबी सिर्फ मेरे पास रह गई। और आज रात एक जबरदस्त बिजली का धमाका होगा जो पूरे नए विला को तबाह कर देगा। मेरा 30वीं मंजिल वाला पुराना घर ही सबसे सुरक्षित जगह है। अब मुझे जितना हो सके उतना सामान जमा करना होगा। पिछली जिंदगी में तहखाने में बंद रहने के दौरान मैं भूख से पेड़ की छाल तक चबाने लगा था और प्यास लगने पर गंदा पानी पीना पड़ा था। उस दर्दनाक अनुभव को मैं दोबारा कभी नहीं झेलूंगा। मन में फैसला करके मैं तुरंत कॉलोनी के पास वाले सुपरमार्केट पहुंच गया। अफसोस, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सिर्फ 300 युआन जेब खर्च के रूप में मैंने चोरी छिपे बचा कर रखे थे। इतने पैसों में तो बस कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स ही आते। अगर सच में बारिश 2 महीने चली तो इतनी चीजों से मैं जिंदा नहीं बच पाता। इसी चिंता में था कि माँ का फोन आ गया। चेंग फेंग, तुम्हारे छोटे भाई ने कहा है कि ड्राइंग रूम बहुत गर्म है, अभी तुरंत जाकर एक एयर कंडीशनर खरीदो। अगर आधे घंटे के अंदर तुम्हारा छोटा भाई ठंडी हवा नहीं ले पाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मैंने संदेश देखा, पैसे आ चुके थे। ठीक है मम्मी, अभी जाकर छोटे भाई के लिए एयर कंडीशनर खरीदता हूँ। पैसे मिलते ही मैं बिना किसी झिझक के सुपरमार्केट के काउंटर पर गया और पूरे 30,300 युआन का शॉपिंग कार्ट बनवा लिया। सबसे पहले 3 बड़ी कुल्हाड़ियाँ, कुछ चाकू और ठंड से बचाने वाले बिजली के उपकरण खरीदे ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा भी की जा सके। भारी बारिश के दौरान पानी और बिजली दोनों बंद हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले ऐसी चीजें लेनी थी जिन्हें लंबे समय तक रखा जा सके और बिना पकाए खाया जा सके। मैंने 6 डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स, 8 डिब्बे कंप्रेस्ड बिस्कुट, 10 पैकेट बीफ जर्की और 200 पैकेट तैयार खाने वाले भोजन खरीदे। इसके अलावा स्वादिष्ट स्नैक्स भी लिए, ब्रेज्ड चिकन लेग, बत्तख का सिर, मछली के स्नैक्स वगैरह। शकरकंद, मक्का, मूली, सेब और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली तमाम दवाइयाँ भी खरीद ली। इस तरह पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मैं सारा सामान पुराने घर ले आया। जब सब कुछ ठीक हो गया तभी बाहर आसमान में गरजते बादलों के साथ बिजली चमकी और तय समय पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर झमाझम बरसती बारिश को देखते हुए मुझे पिछली जिंदगी में तहखाने में डूबकर मरने का दर्दनाक दृश्य याद आ गया। मैं दोनों हाथों से लोहे का दरवाजा पीटता रहा, यहाँ तक कि मेरे नाखून घिसकर खून निकलने लगा। तहखाने का पानी मेरी जांघों तक पहुंच चुका था। माँ, पानी भर गया है, मुझे बाहर निकाल दो। चुप रहो, कहीं तुम्हारी आवाज से तुम्हारा छोटा भाई डर न जाए। ये हमारा नया विला है, तुम्हारे जैसे गंदे अपशकुनी को तो बस तहखाने में ही रहना चाहिए। इतनी जोर की बारिश में पानी भरना तो बिल्कुल सामान्य बात है। आराम से भीगते रहो। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह बारिश बहुत अजीब है, हो सकता है 2 महीने तक चले। अच्छा होगा तुम जैसे निकम्मे यहीं डूबकर मर जाओ। रात के 3-4 बजे तक पूरा तहखाना लगभग पानी से भर चुका था। मेरा पूरा शरीर भीग चुका था और पानी मेरे सीने तक आ गया था। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं पूरी ताकत से लोहे का दरवाजा पीटते हुए बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। सुनो, पुराने घर की चाबी तुम्हारे पास है, जल्दी मुझे दो। हाँ, अभी देती हूँ। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बड़ी मुश्किल से जेब से पुराने घर की चाबी निकाली और बाहर फेंक दी। पापा ने चाबी उठाई और कहा, जल्दी छोटे बेटे को पकड़ो, हम पुराने घर चल रहे हैं। यह बारिश कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं सच में 2 महीने तक न चल जाए। उन्हें मुड़कर जाते देखकर मैं पानी में तड़पते हुए चिल्लाया, पापा दरवाजा खोलिए, पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल सकता। मेरे पापा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश तक नहीं की। कुछ ही देर में लोहे की खिड़की भी पूरी तरह पानी में डूब गई। मैं पानी में गिर पड़ा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया और आखिरकार मैं सांस नहीं ले पाया। डूब कर मरना सच में बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन इस
बार मैं पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ। मेरे पास भरपूर खाना है, तुम में से कोई भी इस घर में कदम नहीं रख पाएगा। इसके बाद मैंने घर की सभी खिड़कियों को पूरी तरह बंद करके मजबूत कर दिया। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई था। एक समय पानी का दबाव कम होने के कारण माँ ने 2 बड़े पानी के ड्रम खरीदे थे, जिनमें बैठकर नहाया भी जा सकता था। मैंने उन 2 बड़े ड्रमों के साथ 3 छोटे ड्रम भी दरवाजे के पीछे अड़ा दिए। अब अगर कोई चाबी से ताला भी खोल ले तब भी दरवाजा धक्का देकर नहीं खोल पाएगा। ये सब करने के बाद आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। तभी माँ का फोन आ गया। मैंने जानबूझकर कुछ देर बाद फोन उठाया और उधर से माँ गुस्से में चिल्लाने लगी, चेंग फेंग, तू मर गया क्या? तुझे एयर कंडीशनर खरीदने भेजा था, तूने खरीदा ही नहीं। निकम्मा कहीं का, तेरा छोटा भाई गर्मी से मरने वाला है। एयर कंडीशनर कहाँ है? अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, इस मौसम में कौन डिलीवरी करेगा? माँ भी जैसे अचानक घबरा गई थी। आखिर मैंने एयर कंडीशनर नहीं खरीदा था और पहले मैं ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करता था। ये सब तो बस तुम्हारी कल्पना थी। मैंने बाहर लगातार तेज होती मूसलाधार बारिश की ओर एक नजर डाली। तू हंस किस बात पर रहा है? पागल हो गया है क्या? मैं तुझसे पूछ रही हूँ एयर कंडीशनर कहाँ है? मैंने ठंडी आवाज में कहा। जितना ज्यादा तुम चिल्लाओगी उतना ही मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चेंग फेंग मरना चाहता है क्या? बहरे हो गया है? पापा ने फोन छीन लिया। उनकी आवाज धमकी और गुस्से से भरी हुई थी। अगर यह पहले वाली जिंदगी होती तो मेरा हाथ फोन पकड़ते पकड़ते कांपने लगता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि तुम लोग मुझसे पहले मर जाओगे। आप लोग चिंता मत करो, अगर छोटा भाई गर्मी से मर गया तो फिर उसे एयर कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बेहद शांत स्वर में अपनी राय दी। उधर कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लगता था पापा भी मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गए थे। फिर वह चीख पड़े, चेंग फेंग, तूने क्या कहा? मुझे डर था कि कहीं वे फोन न काट दें, इसलिए मैं उठकर नहाने चला गया। इस बार मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम तीनों मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर मुझसे भीख मांगोगे। इस बार मैंने पूरे 1 घंटे तक गर्म पानी से आराम से स्नान किया। सच में कितना सुकून था। पहले अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा नहाता तो माँ मुझे पानी बर्बाद करने के लिए डांटती थी, यहाँ तक कि गर्म पानी इस्तेमाल करने भी नहीं देती थी। नहाकर मैं पूरी तरह तरोताजा हो गया। मैंने बाहर देखा, पूरी दुनिया लगभग बारिश के पानी में डूब चुकी थी। मैंने एक डिब्बा सेल्फ हीटिंग भोजन खोला और उसके साथ चिकन लेग तथा नमकीन मछली खाकर पेट भरकर खाना खाया। तभी फोन फिर बजा। इस बार परिवार वाले ग्रुप में छोटे भाई का संदेश था। बारिश बहुत तेज है, पापा मम्मी, मुझे डर लग रहा है, क्या आप दोनों मेरे कमरे में आ सकते हैं? मेरे प्यारे बेटे, डरो मत, हम अभी आते हैं। माँ तुरंत उसके पास चली गई। कुछ ही देर बाद छोटे भाई ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली। तस्वीर में वह, माँ, पापा और उनका कुत्ता तीनों एक साथ बेडरूम में गले लगाकर सेल्फी ले रहे थे। अभी अभी नए विला में आए और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन मम्मी पापा साथ हैं, इसलिए बहुत खुश हूँ। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर परिवार वाले ग्रुप में मुझे टैग भी किया। भैया तुम कहाँ हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? सुना है तुम चाहते थे कि मैं गर्मी से मर जाऊं ताकि एयर कंडीशनर न खरीदना पड़े। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने उसे नजरअंदाज किया। मन ही मन सोचा, यह चिकन लेग तो सच में बहुत छोटा है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो छोटा भाई फिर बोला, भैया मेरे साथ तो मम्मी पापा हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। तुम तो पुराने घर में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें तो और भी ज्यादा डर लग रहा होगा, है ना? मैंने आराम से सारा कूड़ा इकट्ठा किया, उसे पैक किया और जाकर छोटे भाई के पुराने कमरे में रख दिया। फिर उसकी एक तस्वीर खींचकर परिवार वाले ग्रुप में भेज दी और लिखा कि कूड़ा छोटे भाई के कमरे में रख दिया है। छोटा भाई तुरंत गुस्से से फट पड़ा, तुम क्या कर रहे हो? मेरा कमरा कूड़ेदान बना दिया? मैंने जवाब दिया, अभी बाहर कूड़ा फेंकने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए फिलहाल तुम्हारे कमरे में रख दिया ताकि बाहर बदबू न फैले। छोटे भाई ने तुरंत मुझे वीडियो कॉल की, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। कुछ देर बाद पापा फिर गुस्से से गरजे, चेंग फेंग मरना चाहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे भाई के कमरे में कूड़ा डालने की? पागल कहीं का, अभी तुरंत जाकर उसका कमरा साफ कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने बस एक हंसने वाला इमोजी भेजा और फिर फोन बंद करके एक तरफ फेंक दिया। उस रात बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज सुनते सुनते मुझे जिंदगी की सबसे गहरी और मीठी नींद आई। जब मेरी आंख खुली तब भी आसमान पूरी तरह काला था। मूसलाधार बारिश अब भी लगातार जारी थी। फोन चालू करते ही देखा कि माँ पापा के दर्जनों मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। पिछली जिंदगी की तरह ही आधी रात को उन्हें भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वे भागकर पुराने घर आ गए थे। मुझे किए गए ये सारे फोन सिर्फ इसलिए थे कि मैं दरवाजा खोल दूं। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए दरवाजे के पास गया और उनकी बातें सुनने लगा। चेंग फेंग घर पर नहीं है, लगता है हमसे डांट खाने के डर से रातों रात कहीं छिप गया। छोटा भाई रोते हुए बोला, अब क्या करें, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरे प्यारे बेटे घबराओ मत, पापा है ना। रोते रोते छोटा भाई मुझे गालियां देने लगा। सब उस निकम्मे चेंग फेंग की गलती है, उसने पुराने घर की चाबी विला में छोड़कर क्यों नहीं रखी? मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, उसका हाथ तोड़ देंगे। उसी समय बारिश थोड़ी हल्की हुई और आसमान भी कुछ उजला दिखाई देने लगा। पापा खुशी से बोले, लगता है बारिश रुक रही है, चलो वापस विला चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि भला बारिश 2 महीने तक कैसे चल सकती है? मेरा हाथ तोड़ोगे? तुम लोगों को शायद यह पता नहीं कि तुमने अभी अभी अपनी जिंदगी बचाने का इकलौता मौका खो दिया है। अगर तुम लोग इस बहुमंजिला इमारत में ही रहते तो बाढ़ से बच सकते थे, और यहाँ इतने लोग रहते हैं कि किसी न किसी तरह खाने का इंतजाम भी हो जाता। लेकिन तुमने जिद करके फिर से विला लौटने का फैसला किया। जैसे ही वे लोग विला पहुंचे, बारिश फिर पहले से भी ज्यादा
ज्यादा तेज हो गई। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ चुका था और अब वह तटबंध से बाहर निकलने वाला था। वह नदी हमारे आवासीय परिसर से केवल 1 किलोमीटर दूर थी। उधर सोसाइटी प्रबंधन ने भी सूचना दी कि भूमिगत पार्किंग की बिजली व्यवस्था खराब होने के कारण पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। कई जगह करंट फैल चुका था। सबको सख्त चेतावनी दी गई कि कोई भी पानी में न उतरे। जब पानी में करंट हो तो भला कौन उतरने की हिम्मत करेगा। तभी पापा ने परिवार वाले ग्रुप में संदेश भेजा, सुनो, तुम पहले बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर चली जाओ, नीचे पहली मंजिल पर मत जाना, पता नहीं कहां कहां करंट फैला हुआ है। माँ झुंझलाकर बोली, उफ, ये बारिश आखिर कब रुकेगी। मैं तो बेटे के लिए एक कटोरी नूडल्स भी नहीं बना पा रही हूँ। आखिर में वे तीनों फिर मुझे कोसने लगे। मैंने उनकी परवाह नहीं की, आराम से अपना दोपहर का खाना बनाया, पेट भरकर खाया, फिर बालकनी में बैठकर सेब खाने लगा। उस समय बाहर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सोसाइटी के नीचे की सारी सड़कें पूरी तरह डूब चुकी थीं। यहाँ तक कि चौक पर लगे लंबे लैंडस्केप लैंप का आधा हिस्सा भी पानी में समा चुका था। इसका मतलब था कि सोसाइटी में कम से कम आधा मीटर पानी भर चुका था। 5वें दिन वह पूरा लैंडस्केप लैंप पानी में डूब गया। 7वें दिन उसके ऊपर का हिस्सा भी दिखाई देना बंद हो गया। उसी दिन अचानक नदी की दिशा से बाढ़ का एक भयंकर सैलाब आ गया। पूरा आवासीय परिसर अफरा तफरी में डूब गया। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, नदी का बांध टूट गया है, जल्दी ऊंची जगह भागो। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। पूरा इलाका पूरी तरह अराजक हो चुका था। मैंने तुरंत जाकर घर का दरवाजा जांच लिया। सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था। तब मैं निश्चिंत होकर सोफे पर लेट गया। मोबाइल में अब भी नेटवर्क था। कई दिनों से शांत पड़े परिवार वाले ग्रुप में फिर संदेश आने लगे। पापा ने लिखा, मुझे एक पावर बैंक मिल गया है और मैंने फोन चार्ज कर लिया। तुम लोगों का क्या हाल है। माँ ने जवाब दिया, मैं दूसरी मंजिल की बालकनी में फंसी हूँ, लगता है यहाँ भी करंट है, इसलिए हिलने की हिम्मत नहीं हो रही। फिर लिखा, सुनो, हम सामने वाले मकान की छत पर छिपे हुए हैं, मैं नूडल्स का एक पैकेट ऊपर ले आई हूँ, कुछ दिन तो भूखे नहीं मरेंगे, तुम कैसे हो। पापा ने लिखा, मुझे एक टूटी हुई प्लास्टिक की नाव मिल गई है, पानी में बहकर आई थी, अब उसी के सहारे हूँ। छोटा भाई रोते हुए बोला, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, जल्दी मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। माँ उसे दिलासा देते हुए बोली, मेरे प्यारे बेटे रो मत, मैंने सामने वाले विला में लोगों को देखा है, थोड़ी देर में जाकर उनसे कुछ खाने के लिए मांगती हूँ। खाना मांगने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस समय गर्मा गर्म सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट और पहले से पकाए हुए बड़े बड़े चिकन खा रहा हूँ। चिकन विंग्स, मीठा कोला, लाल लाल सेब, इतना खाना था कि खत्म ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा था। चेंगफेंग हरामजादे, तुझे इतना सारा खाना कहाँ से मिला, अभी के अभी हमारे पास लेकर आ। चेंगफेंग, क्या तुम मुझे बचाने आ रहे हो, पिछली बार दरवाजा क्यों नहीं खोला था, मरना चाहते हो क्या। मैंने आराम से गर्मा गर्म हॉट पॉट खाते हुए कहा, दोस्तों बस एक छोटा सा हॉट पॉट खा रहा हूँ, लाइक करना मत भूलना। कुछ साल पहले माँ 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती थी। मैंने दिन रात उनकी सेवा की थी, इतनी मेहनत की कि थक कर खून की उल्टियां होने लगी थी। लेकिन माँ ने उल्टा मुझे ही डांटा कि मैं समझदार नहीं हूँ। उस समय मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। मैंने घर छोड़कर कभी वापस न आने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी पापा ने अचानक मुझे गले लगाया। चेंगफेंग, तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। पापा सच में तुम्हारे बहुत आभारी हैं। उस समय मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे लगा कि आखिरकार किसी ने मेरी परवाह की है। मेरे दिल का सारा गुस्सा उसी पल गायब हो गया। मैंने घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया और फिर से बिना शिकायत सबकी सेवा करने वाला बेटा बन गया। अब सोचता हूँ मेरे पापा सच में बहुत चालाक थे। उन्होंने बस 2 मीठे शब्दों से मेरा सारा गुस्सा खत्म कर दिया और मुझे खुद इसका एहसास भी नहीं हुआ। ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उनके उन बनावटी चिंता भरे संदेशों को देखकर मुझे पहले कभी न हुई घिन महसूस हो रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने ही तो मुझे पुराने घर में रहने के लिए मजबूर किया था, अब मैं यहीं रहूंगा। पापा ने तुरंत लिखा, बाहर मत निकलना, पापा को सच में डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। वैसे हमारे विला इलाके के कुछ लोग मिलकर खुद ही बचाव अभियान चला रहे हैं। किसी के पास रबर की नाव है, तुम अकेले पुराने घर में रह रहे हो, इसलिए हमें चिंता हो रही है। मौका मिलते ही हम नाव से तुम्हें लेने आएंगे, तब दरवाजा जरूर खोलना। देखा, आखिरकार उसकी असली मंशा सामने आ ही गई। मैं उसे अच्छी तरह डांटने ही वाला था कि तभी माँ का व्यवहार भी अचानक बदल गया। उन्होंने बड़े प्यार से लिखा, चेंगफेंग, ये अजीब बारिश बहुत खतरनाक है, पूरा परिवार साथ रहेगा तभी एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे भाई ने भी मुस्कुराते हुए इमोजी भेजा, भैया हमारा इंतजार करना, पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा, हम सब ठीक रहेंगे। मैं होंठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, परिवार? कौन सा परिवार? मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर सच में उन्हें रबर की नाव मिल गई तो यहाँ वापस आना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब पानी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या खाना था। भूख धीरे धीरे इंसान की समझदारी छीन लेती है और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि लोग सिर्फ एक रोटी के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाएंगे। अगर वे यहाँ आकर देख लेते कि मेरे पास इतना सारा खाना है तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले ही सबको यह यकीन दिला दूं कि मैं सुरक्षित हूँ तो असली खतरा मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए होगा। वैसे भी उन्हें रोकना अब संभव नहीं था, तो क्यों ना उन्हें एक जबरदस्त झटका दिया जाए। मैंने जवाब भेजा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जल्दी आइए, मैं हर समय दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूँ। मैंने मीठे मीठे झूठ बोल दिए। माँ ने जवाब दिया, हमारा अच्छा बेटा, हमारा इंतजार करना। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा,
तुम लोगों की बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए। योजना बन जाने के कुछ ही समय बाद इंटरनेट भी पूरी तरह बंद हो गया। अब पानी, बिजली और नेटवर्क तीनों गायब थे। पूरा शहर पूरी तरह ढह चुका था। बारिश रुकने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा समय बाकी था। बाहरी दुनिया से कोई भी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। इतने गहरे पानी में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुँचाना भी लगभग असंभव था। अगर मैं यह बात किसी से कहता तो शायद कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अब असली प्रलय शुरू हो चुकी थी। मैं वापस कमरे में गया। बिजली की चमक का सहारा लेकर मैंने फिर से अपना सारा सामान गिना। पहाड़ की तरह लगे सेल्फ हीटिंग भोजन के डिब्बे, खनिज पानी की कतारें, जमीन पर बिखरे शकरकंद और मूली और तरह तरह के स्नैक्स, यह सब मिलाकर मैं अकेला इंसान आराम से 6 महीने तक जी सकता था। मैंने कोला की एक बोतल खोली। जीभ पर फूटते बुलबुलों का एहसास मुझे पहले कभी न मिली शांति दे रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। मैं फिर बालकनी में गया और बगल वाले फ्लैट की ओर देखने लगा। अगर माँ, पापा और छोटा भाई सच में लौट आए तो मैं उन्हें बगल वाले फ्लैट में रहने का सुझाव दूंगा। वह फ्लैट अभी तक खाली था। अंदर सिर्फ कच्चा निर्माण था। अभी तक न तो दरवाजा लगा था और न ही किसी ने उसे खरीदा था। दोनों फ्लैटों की बालकनियां एक दूसरे के काफी करीब थीं। बीच में सिर्फ एक दीवार और लोहे की जाली थी। कोई इंसान वहां से चढ़कर नहीं आ सकता था, लेकिन अगर डंडे के सहारे खाना एक दूसरे तक पहुंचाना हो तो यह बिल्कुल संभव था। और तब मैं आसानी से सारा निशाना उनकी तरफ मोड़ सकता था। सैकड़ों भूखी और लालची आंखें उनकी ओर टिक जाएंगी। उनका अंजाम क्या होगा, यह सोचकर ही मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। तीसरे दिन दोपहर में मूसलाधार बारिश अचानक फिर रहस्यमय तरीके से रुक गई। बस हल्की हल्की फुहारें बची थीं। यह झूठी राहत लोगों को एक नकली उम्मीद दे रही थी। इमारत में कई दिनों से भूखे प्यासे लोग लड़खड़ाते हुए खिड़कियों और गलियारों तक पहुंच गए। सब बाहर टकटकी लगाए उस बचाव दल का इंतजार कर रहे थे, जो कभी आने वाला ही नहीं था। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे सेना नहीं है, विला इलाके के लोग हैं। मैंने हाथ बांधकर नीचे झांका। अरे ये तो मेरा वही प्यारा परिवार था। मानना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने सचमुच रबर की नाव का इंतजाम कर लिया था। हालांकि उनकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने की खुशी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। खासकर छोटा भाई, वह नाव चलाते चलाते रो रहा था और दूसरे हाथ में कुत्ते की टांग कसकर पकड़े हुए था। जब उन्होंने रबर की नाव को पानी में डूबी सीढ़ियों की रेलिंग से बांधा और इमारत के अंदर घुसे तो पूरे भवन में हलचल मच गई। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान है? थोड़ा हमें भी दे दो। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। लोग ऐसे टूट पड़े जैसे खून की गंध पाकर शार्क झपटती हैं। स्वाभाविक था, माँ पापा के पास कोई खाना नहीं था। उनकी सबसे कीमती चीज सिर्फ वही रबर की नाव थी। भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए पापा ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, हटो सब हटो। मेरा बेटा 30वीं मंजिल पर रहता है। वह इस पूरी बिल्डिंग में सबसे अमीर है। उसके घर में ढेर सारा खाना भरा पड़ा है। हम उसी से खाना लेने जा रहे हैं। जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उनकी इस एक चीख ने सारी मुसीबत सीधे मेरे सिर पर डाल दी। भूख से बेहाल पड़ोसी यह सुनते ही चमक उठे। वे सब माँ पापा के पीछे पीछे 30वीं मंजिल की ओर चढ़ने लगे। कुछ ही देर में मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। माँ पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी। चेंग फेंग, पापा मम्मी आ गए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। वे इतनी बुरी तरह हाँफ रहे थे कि लगता था किसी भी पल भूख से गिर पड़ेंगे। इस बार मैंने घर में न होने का नाटक नहीं किया। मैंने तय किया कि अब तुम्हारे साथ थोड़ा खेल खेला जाए। मैं तेजी से दरवाजे तक गया, हैंडल पकड़कर ताला घुमाने का नाटक किया और साथ ही अंदर लगी लोहे की रॉड को और मजबूती से अड़ा दिया। मैंने जोर से कहा, पापा मम्मी, लगता है ताला खराब हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रहा। क्या नहीं खुल रहा? पापा का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने गुस्सा दबाते हुए कहा, चेंग फेंग, एक बार और कोशिश करो। शायद नमी की वजह से ताला जाम हो गया है। जरा जोर लगाओ। माँ भी जल्दी जल्दी बोली, चेंग फेंग, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हारे छोटे भाई को तेज बुखार है। मुझे याद है घर में बुखार की दवा रखी हुई है। मैंने बाहर से जवाब दिया, मैं फिर कोशिश करता हूँ। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं इस बेकार ताले को क्या हो गया है। यह कहते हुए मैं दरवाजे पर उंगलियां हल्के हल्के थपथपाता रहा, मानो सचमुच पूरी ताकत से ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर ताले पर लयबद्ध तरीके से खरोंचने की आवाज करता रहा ताकि ऐसा लगे जैसे मैं पूरी कोशिश से ताला खोल रहा हूँ। चेंग फेंग, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? तुम हमें अंदर आने ही नहीं देना चाहते। छोटा भाई गुस्से से चिल्लाया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। निकम्मे, तेरे जैसे बेकार इंसान का क्या फायदा? पिछली रात उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन स्टोर रूम के पीछे लगा मजबूत लोहे का दरवाजा जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसका कंधा ही चोटिल हो गया। माँ ने भी आकर दरवाजे को धक्का मारा। जब उन्हें भी समझ आ गया कि दरवाजा नहीं खुलेगा तो गुस्से में बोली, चेंग फेंग, एक बार और कोशिश कर, किसी भी तरह दरवाजा खोल। सच में नहीं खुल रहा। बाहर कई पड़ोसी तमाशा देख रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें भी इस खेल में शामिल कर लिया। चाचा चाची, अंकल आंटी, मेरे घर में खाना है। आप लोग भी मिलकर दरवाजा धक्का मारिए, शायद ताला थोड़ा ढीला हो जाए। यह बात मानो तालाब में बम गिरने जैसी थी। जो लोग अब तक सिर्फ देख रहे थे वे तुरंत उत्साहित हो उठे। खाना है शाओलिन, यह बात तुमने खुद कही है। चलो सब मिलकर धक्का लगाते हैं। खाने के लिए दरवाजा तोड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं। अगले ही पल बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें गूंजने लगीं। 1 2 धक्का, 1 2 धक्का। लेकिन ऊंची इमारत का मजबूत स्टील का सुरक्षा दरवाजा हर किसी के कंधे की परीक्षा ले रहा था। अरे
अरे मेरी बाह, लोगों क्या तुम मरना चाहते हो? ये दरवाजा तो हिल भी नहीं रहा, अंदर से शायद किसी चीज से अटका रखा है। सब लोग दर्द से कराहने लगे, उनका जोश आधा रह गया। मैंने अंदर से फिर ताले को घुमाने का नाटक किया। अब क्या करें, लगता है ताला पूरी तरह जाम हो गया है। छोटा भाई रोने लगा, निकम्मे तुझे कुछ भी नहीं आता, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे तेज बुखार है और तू दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा, तू बिल्कुल बेकार है। अपने प्यारे बेटे को इतनी तकलीफ में देखकर पापा का दिल पिघल गया। उन्होंने दरवाजे के उस पार से मुझे धमकी दी, चेंग फेंग मैं तुझे 1 मिनट देता हूँ, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। मुझे हंसी आ गई। जिंदगी भर यही समझते रहे कि सिर्फ धमकाने से सब कुछ हो जाएगा। हकीकत क्या है इसकी उन्हें कभी परवाह नहीं रही। लेकिन अब इस लोहे के दरवाजे के उस पार खड़े होकर उनकी धमकियां किसी मजाक से कम नहीं थी। मैंने बनावटी बेबसी से कहा, सच में नहीं खुल रहा, पहले थोड़ा बहुत घूम तो रहा था, लेकिन अभी सबके धक्का मारने के बाद लगता है ताला पूरी तरह फंस गया है, अब बिल्कुल नहीं घूम रहा। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। मेरी बात सुनकर बाहर अभी भी दरवाजा धक्का मार रहे 2 पड़ोसी तुरंत डरकर पीछे हट गए। बस करो, अब मत धक्का मारो, जितना ज्यादा धक्का मारोगे उतना ही ताला फंस जाएगा, फिर तो किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। छोड़ो यार, ये दरवाजा बहुत मजबूत है, कहीं अपनी हड्डियां ही न तोड़वा लें। कई पड़ोसी बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। वे तो सिर्फ थोड़ा फायदा उठाने आए थे। अब जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने अपनी बची खुची ताकत भी यहाँ बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। पहला संकट तो टल गया, लेकिन दूसरा संकट तुरंत सामने आ गया। माँ, पापा और छोटा भाई इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पापा अचानक बोले, हम बगल वाले फ्लैट में जा सकते हैं, वहाँ से बालकनी के रास्ते चेंग फेंग हमें खाना दे सकता है। बगल वाला 302 नंबर फ्लैट अभी तक बिका नहीं था, उसमें दरवाजा तक नहीं लगा था। जब भी मुझे घर में डांट पड़ती या दुख होता, मैं जाकर वहीं छिप जाता था। और छोटा भाई, उसे तो हमारे दोनों फ्लैटों की बालकनी में खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। वह अक्सर अपनी बालकनी से मुझे आवाज देता, भैया इधर आओ। मैं कहता, आ रहा हूँ। फिर वह 301 नंबर की बालकनी से एक लंबी डंडी पर खाना बांधकर मेरी ओर बढ़ाता। जैसे ही मैं उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह अचानक डंडी वापस खींच लेता, फिर जोर जोर से हंसता, हा 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 भैया मैं तो बस मजाक कर रहा था। वह बालकनी मेरे लिए दुःस्वप्न थी, लेकिन उसके लिए खेल का मैदान। उसे दोनों बालकनियों का हर कोना अच्छी तरह याद था, इसलिए जैसे ही उसने देखा कि मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा, उसे तुरंत बालकनी का रास्ता याद आ गया। माँ पापा ये सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, चेंग फेंग खाना लेकर बालकनी में आओ, किसी तरह हमें दे दो। वे छोटे भाई को लेकर बगल वाले फ्लैट की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर बाकी पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में सामने वाली बालकनी लोगों से खचाखच भर गई। 10-15 लोग बालकनी में ठूसे हुए मेरी ओर देख रहे थे। पीछे और भी कई लोग थे जिन्हें जगह तक नहीं मिल रही थी। वे भूखी बत्तखों के झुंड की तरह एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। उनमें कई परिचित चेहरे भी थे। 3003 वाले वांग शेन, 301 वाले दादा जाओ। उन्हें देखकर मेरे मन का तनाव थोड़ा कम हुआ। असल में मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी यादें भी थीं। जब पापा मुझे पीटते थे तब वांग शेन आकर उनसे मुझे छोड़ देने की विनती करते थे। दादा झाओ अपने घर में तरबूज उगाते थे। कभी कभी वे मुझे एक तरबूज दे देते थे। अगर देखते कि मैं घर में अकेला हूँ तो मुझे चुपके से बुलाकर खाने को कहते, ताकि माँ पापा लौटकर मुझे भूखा न पाए। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बहुत दिनों तक खुश रखती थी। शायद अगर मैं सही तरीके से लोगों का नेतृत्व करूं तो ये लोग इतने जल्दी हैवान नहीं बनेंगे। मुझे बस संभावित खतरे को कम करना था। निकम्मे क्या कर रहा है, जल्दी अपने भाई को खाना दे। पापा अधीर होकर चिल्लाए। माँ एक तरफ लार निगल रही थी और दूसरी तरफ छोटे भाई का सिर सहला रही थी। दवा भी जल्दी भेज देना, तुम्हारे भाई को 2 दिन से तेज बुखार है। छोटे भाई का चेहरा लाल था, वह सचमुच बीमार लग रहा था। लेकिन मेरे सामने आते ही उसकी अकड़ फिर लौट आई। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया वही वाला इस्तेमाल करो, जल्दी खाना भेजो, अभी इसी वक्त। ठीक है, इंतजार करो। ये सुनते ही भीड़ की आंखें हरी पड़ गईं। हर कोई लार टपका रहा था। भूख ने उन्हें लगभग पागल बना दिया था। छोटा भाई जैसे आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, पापा मुझे दो। उसने बारिश में भीगते हुए हाथ जितना हो सके उतना आगे बढ़ा दिया। मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स डंडी से बांधा और उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल मैंने उसी डंडी से उसके हाथ पर जोर से मार दिया। उसकी बाह गोरी और मुलायम थी। मेरे एक ही वार से वह सूज गई। वह दर्द से चीख उठा, क्या कर रहे हो भैया, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे क्यों मारा। माँ पापा दोनों गुस्से से चिल्ला उठे, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपने छोटे भाई को क्यों मार रहे हो। मैंने शांत स्वर में कहा, पापा मम्मी जरा चारों तरफ देखिए, इतने सारे अंकल आंटी यहाँ खड़े हैं। मेरे पास सिर्फ इतना ही इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर बाहर देने के लिए है। सबको खाना चाहिए, सिर्फ वही पहले क्यों ले। मैंने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया, सुनिए सब लोग, अब से खाना जिंदगी बचाने वाली चीज है, इसलिए नियम बनेंगे। जिनके घर में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं उन्हें पहले मिलेगा, बाकी सभी लोग लाइन में खड़े होंगे। मेरी यह बात सुनते ही जो लोग मुझे अभी तक नालायक बेटा समझ रहे थे, उनकी नजर में मैं अचानक सबकी भलाई सोचने वाला इंसान बन गया। शाओलिन बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा बेटा है उसे पहले क्यों मिले, सब लाइन में लगेंगे। असल में हालांकि लोग कई दिनों से भूखे थे, लेकिन अभी तक उनकी इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बस किसी एक इंसान को आगे बढ़कर नियम बनाने की जरूरत थी, बाकी लोग अपने आप उसका पालन करने लगते थे। मेरा उद्देश्य बहुत सीधा था, उस दिखावटी प्यार करने वाले परिवार को अच्छी तरह सबक सिखाना। तभी वांग शेन धीरे से
से बोले। श्याओ फेंग, धन्यवाद। मेरी माँ की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है, कई दिनों से भूखी भी है। क्या तुम मुझे एक पैकेट ब्रेड दे सकते हो? वांग शेन बाकी लोगों की तरह आगे धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। वे चुपचाप एक कोने में खड़े थे। मैंने बिना कुछ कहे एक और पैकेट मजबूती से बांधकर उनकी ओर बढ़ा दिया। वांग शेन ने उसे पकड़ लिया। ये आपकी माँ के लिए है। मैंने कहा, सब लोग धक्का मुक्की मत कीजिए, सबको हिस्सा मिलेगा। भीड़ ने अपनी छीना झपटी की इच्छा पर काबू रखा और रास्ता छोड़ दिया ताकि वांग शेन पहले ले सके। यह देखकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। कम से कम लोग अभी भी समझदारी से काम ले रहे थे। लेकिन तभी माँ अचानक झपट कर आगे बढ़ी, ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उसे सीने से कसकर लगा लिया। ये हमारे घर की ब्रेड है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। सब लोग दूर हट जाओ। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। छोटा भाई भी चिल्लाने लगा, ये हमारे घर की ब्रेड है, तुम लोग दूर हटो। किसी ने कहा, यह तो श्याओ फेंग ने वांग शेन को दी है, तुम लोग ऐसी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? माँ बोली, अगर चेंग फेंग अच्छा इंसान बनना चाहता है तो बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रेड हमारे घर की है, देखती हूँ कौन इसे छीनता है। पापा अपने लंबे चौड़े शरीर पर घमंड करते हुए हमेशा की तरह अकड़ कर खड़े हो गए। लेकिन वे भूल गए थे, ये पहले वाला समय नहीं था। अब कोई उन्हें सहने वाला नहीं था। भीड़ में से एक मजबूत आदमी गुस्से में आगे आया। इतना रौब किस बात का दिखा रहे हो? तुम रोज चेंग फेंग को मारते थे, ये बात पूरी बिल्डिंग जानती है। अब अचानक याद आ गया कि वह तुम्हारा बेटा है। पापा फिर भी अकड़ कर बोले, वह मेरा बेटा है, चाहूं तो मारूं, चाहूं तो डांटूं। तुम लोगों को क्या? अब कुछ पड़ोसी भी सहन नहीं कर पाए। किसी ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, चेंग फेंग के पास तो पूरी एक पेटी ब्रेड रखी है, क्या तुम लोग सिर्फ इस एक पैकेट के लिए लड़ रहे हो? अगर वह बांटना चाहता है तो उससे मांगो। माँ ने तुरंत सारा ध्यान मेरी ओर मोड़ दिया। जैसे ही सब लोगों की नजर मेरी तरफ गई, वे तुरंत पापा और छोटे भाई को खींचकर बालकनी के सबसे कोने में ले गई। तीनों ने चूहे की तरह दुबक कर पैकेट फाड़ा और भूखे भेड़ियों की तरह ब्रेड खाने लगे। मैंने लंबी सांस ली, फिर इंस्टेंट नूडल्स का पूरा डिब्बा उठाया और वापस कमरे में जाने लगा। मैंने जानबूझकर कहा, अगर माँ पापा इतने जबरदस्ती करेंगे तो रहने दीजिए, सबके बीच झगड़ा न हो, इसलिए मैं अब खाना नहीं बांटूंगा। अरे मत जाइए श्याओ लिन, श्याओ फेंग, रुको। उधर माँ तुरंत चिल्लाई, देखा तुम लोग इसकी तरफदारी कर रहे थे, असल में यह बहुत स्वार्थी है। अब खाना बांटना बंद कर दिया ना? अब समझे कि हम इसे क्यों मारते थे? यह जन्मजात कमीना है, जानबूझकर तुम लोगों से खेल रहा था। इसकी असलियत से धोखा मत खाना। मैंने उनकी इस नौटंकी पर ठंडी हंसी हंसी, फिर वापस कमरे में गया और एक बड़ा सा थैला उठाकर बाहर आ गया। मैं मुस्कुराया, अभी तो मैं बस मजाक कर रहा था। देखिए ये क्या है? मैंने थैले में से 10 गर्मा गर्म सेल्फ हीटिंग भोजन के डिब्बे निकाले, फिर वैक्यूम पैक किए हुए बड़े पैकेट बीफ जर्की के निकाले और अंत में एक पूरा टब साफ सुथरे ताजा शकरकंदों से भरा हुआ बाहर रखा। सेल्फ हीटिंग चावल, बीफ। उसी पल पूरी बालकनी में सिर्फ लोगों के लार निकलने की आवाज सुनाई दे रही थी। चेंग फेंग, तुम्हारे पास इतना सारा खाना? माँ घबरा कर बोली, बेटा ये सब बाहर वालों को मत बांटो, माँ पापा इसे तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। छोटा भाई चिल्लाया, भैया मुझे सेल्फ हीटिंग चावल चाहिए, वो बीफ वाला पैकेट भी मुझे दो, जल्दी दो। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ पापा और छोटे भाई को छोड़कर बाकी सब लोग यह खाना बांट सकते हैं, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि आप सबने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैंने दादा झाओ की ओर देखा। दादा झाओ, कृपया आप बांटने की जिम्मेदारी संभालिए। ये 10 भोजन के डिब्बे पहले बुजुर्गों और बच्चों को दीजिए और बीफ जर्की तथा शकरकंद बाकी लोगों में बराबर बांट दीजिए। दादा झाओ की आंखें भर आईं। श्याओ फेंग, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं पहचाना, मैं बांटता हूँ। जो भी छीना झपट्टी करेगा पहले मुझसे निपटना होगा। मैंने लंबी डंडी के सहारे लगातार सामान पहुंचाना शुरू किया। शकरकंद हवा में सुंदर छाप बनाते हुए उड़ते और भूख से बेहाल पड़ोसियों के हाथों में गिरते। माँ पापा और छोटे भाई के चेहरे देखने लायक थे। वे गुस्से और जलन से जैसे खून की उल्टी करने वाले हों। उन्हें देखकर मुझे लगा आज यह खाना बांटना सच में सार्थक था। असल में खाना बांटने के मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला, आसान चुकाना, क्योंकि इस इमारत में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सालों तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने मुझे इंसानियत की थोड़ी सी गर्माहट दी थी। दूसरा, भविष्य की मुसीबतों को रोकना। अब पूरी बिल्डिंग जान चुकी थी कि मेरे घर में बहुत सारा खाना है। अगर हालात और बिगड़े तो भूख इंसानों को पागल बना देगी। उस समय सबसे बड़ा निशाना मैं ही बनूंगा। भले ही कोई मेरे घर का दरवाजा न तोड़ पाए, लेकिन जब 2 महीने बाद सब कुछ सामान्य होगा तो मैं फिर इस समाज में कैसे रहूंगा? इसलिए लोगों से पूरी तरह नाता तोड़ लेना सही नहीं था। मैं दूसरों की तकलीफों पर पत्थर दिल नहीं बनना चाहता था। आखिर यह दुनिया सचमुच हमेशा के लिए खत्म तो नहीं होने वाली थी। हाँ, एक बात अलग थी, अपने परिवार की तकलीफ देखकर मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में सब लोग खुशी खुशी बातें करने लगे, हंसी की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की मूसलाधार बारिश रुक चुकी हो। धीरे धीरे लोग अपने अपने घर लौटने लगे। सबसे आखिर में वांग शेन गए। जाते जाते उन्होंने मुझे एक लॉलीपॉप दिया। माफ करना श्याओ फेंग, मैंने इसे इतने दिनों से संभाल कर रखा था, खुद भी नहीं खाया। अब यह तुम्हारे लिए। धन्यवाद। मैंने कागज खोलकर लॉलीपॉप मुंह में रखा। उसकी मिठास धीरे धीरे पूरे मुंह में फैल गई। अब वहाँ सिर्फ माँ, पापा और छोटा भाई रह गए थे। अभी तक भीड़ के कारण पापा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही सब लोग चले गए वे फिर अपने असली रूप में आ गए। नालायक, इतना सारा खाना सबको बांट दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ भी बोली, सही कहा, कम से कम उन्हें महंगे दाम पर बेच तो सकता था। एक शकरकंद एनसॉट में भी बेचता तो लोग खरीद लेते। छोटा भाई चिल्लाया, भैया मुझे भी हिस्सा दो।
दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अब मैं तुम्हारा भाई हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा हाथ तोड़ने की बात कर रहे थे। इतना कहकर मैं मुड़ा और अंदर चला गया। पीछे से माँ पापा की गालियां लगातार आती रही। वे बगल वाले फ्लैट में पागलों की तरह चिल्लाते रहे, दीवारें पीटते रहे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस रात मुझे वर्षों बाद सच्ची शांति महसूस हुई। अगली सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में गया। माँ पापा और छोटा भाई पहले से ही वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। बेटा, हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा खाना दे दो। बेटा बाहर आओ, हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटा भाई भी रोने लगा। भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचा लो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसी समय वांगशेन एक गर्भवती महिला को सहारा देकर वहाँ लाए। वह 28वीं मंजिल पर रहने वाली अध्यापिका छिन थी। वे मेरी प्राथमिक विद्यालय की हिंदी मूल कहानी में चीनी भाषा की शिक्षिका थी। वांगशेन बोले, श्याओ फेंग, अध्यापिका छिन को तेज बुखार है, उनके पति टीवी स्टेशन में फंसे हुए हैं और वापस नहीं आ पा रहे। वह गर्भवती है, इसलिए कोई भी दवा बिना सोचे समझे नहीं खा सकती। सुना है तुम्हारे पास बच्चों की बुखार की दवा या इबुप्रोफेन है। अध्यापिका छिन ने शर्मिंदा होकर कहा। चेंग फेंग, मुझे सच में माफ करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मेरे पेट में बच्चा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बिना कुछ बोले तुरंत अंदर गया, पूरी एक बोतल इबुप्रोफेन लेकर वापस आया। अध्यापिका छिन, यह लीजिए। मैंने दवा की बोतल डंडी से बांधकर उनकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने हाथ बढ़ाया, बस दवा पकड़ने ही वाली थी कि जो छोटा भाई अभी तक जमीन पर पड़ा था अचानक बिजली की तरह उठकर झपटा। उसने दवा की बोतल छीन ली और कसकर पकड़ ली। वह गुस्से से चिल्लाया, चेंग फेंग, क्या तुम इंसान भी हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मुझे नहीं बचाओगे लेकिन बाहर वालों को बचाओगे। वांगशेन तुरंत बोले, अरे तुम गर्भवती महिला की दवा क्यों छीन रहे हो? जल्दी वापस करो। ये कहते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर दवा वापस लेने की कोशिश की। वांगशेन दवा की बोतल वापस लेने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर माँ पापा के भीतर अपने बेटे को बचाने की प्रवृत्ति फूट पड़ी। माँ ने एक जोरदार लात वांगशेन के पेट में मारी, जिससे वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। मेरे बेटे की दवा छीनने की हिम्मत किसकी हुई? ये सारी दवा हमारे घर की है, यह मेरी है। दवा के लिए छीना झपट्टी के दौरान छोटे भाई ने गलती से अध्यापिका छिन को धक्का दे दिया। रुको! अध्यापिका छिन का संतुलन बिगड़ गया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़ी। वांगशेन घबराकर चिल्लाए, जल्दी किसी को बुलाओ, अध्यापिका छिन को खून बह रहा है, कोई है? जल्दी आइए। इस परिवार ने एक गर्भवती महिला पर हाथ उठाया है। उनकी यह चीख पूरी इमारत में गूंज गई। कई लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। भीड़ में से डॉक्टर जैसे दिखने वाले एक पड़ोसी तुरंत आगे आए। बुरा हुआ, शायद प्लेसेंटा समय से पहले अलग हो गया है, इनका समय से पहले प्रसव हो सकता है। सब लोग जल्दी मदद करो, मैं प्राथमिक उपचार करता हूँ। लोग घबराहट में तुरंत उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। उधर कुछ हट्टे कट्टे आदमी लाल आंखों से छोटे भाई को घूर रहे थे। वह अब भी इबुप्रोफेन की बोतल कसकर पकड़े हुए था। जल्दी दवा वापस लो, अध्यापिका छिन को अभी इसकी जरूरत है। छोटा भाई पागलों की तरह चिल्लाया, इबुप्रोफेन मेरी है, मेरी, जो भी पास आएगा मैं उसे काट खाऊंगा। उसने बोतल का ढक्कन खोल लिया और दवा मुंह में डालने ही वाला था। आखिर कुछ ताकतवर लोग खुद को रोक नहीं पाए। वे एक साथ उस पर टूट पड़े। पापा उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार कोई भी उनकी परवाह करने वाला नहीं था। गर्भवती औरत पर भी हाथ उठाते हो, मारो इसे। अगले ही पल लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। कुछ ही बार में पापा जमीन पर गिर पड़े। आखिरकार इबुप्रोफेन की बोतल छोटे भाई से छीन ली गई और डॉक्टर के हाथ में पहुंचा दी गई। छोटा भाई रोते हुए चिल्लाया, पापा! वह मेरी दवा थी। पापा ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, घबराओ मत बेटे, पापा अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाते हैं। छोटा भाई जिद करने लगा, नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी दवा चाहिए, मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा। पापा बोले, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा ढूंढ कर लाता हूँ, बस थोड़ा और सह लो। पापा अभी लौटते हैं। लेकिन छोटे भाई को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। वह मुड़कर माँ की गोद में गिर पड़ा। माँ, आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, आप भी बाहर जाकर मेरे लिए दवा ढूंढिए। छोटे भाई की ये स्वार्थ से भरी बातें सुनकर और सामने फैले इस पूरे तमाशे को देखकर मैं बालकनी में बिना किसी भाव के खड़ा रहा। सिर्फ इबुप्रोफेन की एक बोतल और उसने तुम्हारे इस नकली पारिवारिक प्रेम का पूरा मुखौटा हमेशा के लिए उतार दिया। आखिरकार अध्यापिका छिन का बच्चा बच गया, लेकिन वह समय से पहले पैदा हुआ था। वह जिंदा रह पाएगा या नहीं, अब यह किस्मत पर निर्भर था। उस रात मैंने अध्यापिका छिन को सेल्फ हीटिंग चावल के 10 डिब्बे और कुछ सेब दिए। जहाँ तक मेरे तथाकथित परिवार का सवाल था, उन्होंने गंभीर अपराध किया था और पूरी तरह सबके द्वारा अलग थलग कर दिए गए। समय भूख, ठंड और पीड़ा के बीच जैसे ठहर सा गया था। लगातार 1 महीने तक बारिश होती रही। पानी बढ़ते बढ़ते 15वीं मंजिल तक पहुंच गया। 1.5 महीने बाद उस सुबह जब मैं हमेशा की तरह बालकनी में आया तो बगल वाली बालकनी से बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वह मेरी माँ थी। चेंग फेंग, मुझे बचा लो, कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, कृपया बस एक निवाला दे दो। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे प्यारे पति और लाडले बेटे कहाँ हैं? माँ ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पापा ने पानी में तैरता हुआ एक डिब्बा देखा था, उसे उठाने गए और बहाव उन्हें बहा कर ले गया। ओह, मेरे मन में कोई खास हलचल नहीं हुई। वह आदमी उसी दिन मेरे लिए मर चुका था, जिस दिन पिछली जिंदगी में उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था। हमारे बीच तब से कोई रिश्ता नहीं बचा था। माँ रोते हुए बोली,
तुम हमें बचा सकते थे। तुम्हारे पास इतना सारा खाना था, फिर भी तुमने हमें अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा। क्या तुम अब भी इंसान कहलाने लायक हो? मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, 3 साल पहले जब घर में आग लगी थी, पापा छोटे भाई को उठाकर भाग गए थे। तुम कुत्ते को गोद में लेकर बाहर निकल गई थी और मुझे अकेला घर के अंदर बंद कर दिया था। अगर दादा झाओ दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर न निकालते तो मैं उसी दिन जलकर राख हो गया होता। उस समय क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इंसान हो? क्या तुम्हें कभी याद आया था कि मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ? माँ की आवाज भर्रा गई। मैंने आगे कहा, क्या मैं तुम्हें मरते हुए देख रहा हूँ या फिर पिछली जिंदगी और इस जिंदगी दोनों में तुम ही लोग मेरी मौत चाहते थे? माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बस अब और मत कहो, मुझसे गलती हुई। हमने हमेशा तुम्हारे साथ पक्षपात किया, हमें यही सजा मिलनी चाहिए। चेंग फेंग, मुझे माफ कर दो, माँ बहुत भूखी है। उसी समय गलियारे से किसी भूत जैसी परछाई लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वह छोटा भाई था, वह अभी भी जिंदा था। वह लड़खड़ाते हुए बोला, अब मैं सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा। दुनिया में मेरा सबसे अपना इंसान सिर्फ मेरा बड़ा भाई है। माँ का पूरा शरीर कांप उठा, मानो उनके भीतर बची आखिरी उम्मीद भी उसी पल मर गई हो। छोटे भाई ने उनकी ओर देखा तक नहीं, वह दीवार पकड़कर धीरे धीरे बालकनी तक आया, फिर मेरी ओर खुशामद भरी लेकिन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, भैया आखिरकार तुम बाहर आए। इस बार मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं आगे से तुम्हारा पालतू कुत्ता बन जाऊंगा। जिसे काटने को कहोगे उसे काटूंगा। भैया बस थोड़ा सा खाना दे दो। उसे उस हालत में देकर मेरे भीतर सिर्फ एक भावना बची थी, दया। मैंने कहा, तुम्हारे पापा मर चुके हैं, तुम जानते हो ना? छोटा भाई तुरंत बोला, भैया पहले मेरी गलती थी, अब से हम दोनों अच्छे भाई बनकर रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा। भैया बस थोड़ा सा खाना दे दो। उसकी यह बात सुनते ही जमीन पर बैठी माँ अचानक रोना बंद कर दिया। उन्होंने सिर उठाकर छोटे भाई की ओर देखा। उनकी आंखों में बची आखिरी रोशनी भी बुझ गई। उसकी जगह अब सिर्फ पागलपन और अंतिम निर्णय बाकी था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं सच में बहुत बड़ी मूर्ख थी। शुरू से आखिर तक मुझे तुमसे कभी इतना प्यार नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। अगले ही पल माँ रेलिंग पार कर गई। कूदने से पहले उनके चेहरे पर अजीब सी मुक्ति भरी मुस्कान थी और फिर दुनिया एकदम शांत हो गई। आधा महीना बाद बारिश आखिरकार रुक गई। कई दिनों बाद सूरज की किरणें बादलों को चीरती हुई पानी में डूबे शहर पर बिखर गईं। आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंज उठी। बचाव दल आखिरकार पहुंच चुका था। मैंने वह भारी सुरक्षा वाला दरवाजा खोला जो पूरे 2 महीने से बंद था। दरवाजे के बाहर दादा झाओ, वांग शेन और अपनी गोद में समय से पहले जन्मे बच्चे को लिए अध्यापिका छिन खड़े थे। सबने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। सब कुछ आखिरकार खत्म हो चुका था। 6 महीने बाद बाढ़ का पानी पूरी तरह उतर गया। शहर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था। परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी होने के कारण मैंने वह विला विरासत में पा लिया जो बाढ़ के पानी में डूब चुका था, लेकिन जिसकी मरम्मत की जा सकती थी। साथ ही माँ पापा द्वारा छोड़ी गई भारी भरकम बीमा राशि भी मुझे मिली। मैं विला के लॉन में बैठा था। मैंने एक फ्रिस्बी दूर उछाल दी। मेरा कुत्ता खुशी खुशी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। गर्म धूप पूरे शरीर पर फैल रही थी। अब न कोई ठंड थी और न ही कोई